भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, आस्था और शासन के बीच एक बहुत ही महीन रेखा है। पर सवाल ये है कि इस रेखा की रक्षा कौन करता है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, भारतीय सेक्युलरिज्म को समझेंगे, संविधान ने हमें क्या सुरक्षा दी है वो जानेंगे और उस एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट केस पर बात करेंगे जिसने इस रेखा को हमेशा के लिए एक नई परिभाषा दे दी, एसआर बॉम्बई केस। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई भी संविधान सरकार की ताकत और लोगों की आस्था की आज़ादी के बीच एक बैलेंस कैसे बनाता है। ये सवाल हमें सीधे सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की दुनिया में ले जाता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि यही वो धुरी है जिस पर भारत की राजनीति और समाज का पूरा पहिया घूमता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत का सेक्युलरिज्म पश्चिमी देशों, खासकर फ्रांस जैसे देशों से काफी अलग है। हमारा मॉडल सिद्धांतित दूरी या प्रिंसिपल डिस्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए जरा समझते हैं कि इसका असल मतलब है क्या। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकार का यानी स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता। वो सभी धर्मों से एक बराबर दूरी बनाए रखता है। उसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि किसी के साथ भी धर्म के नाम पर भेदभाव न हो और हर किसी को अपनी आस्था मानने की पूरी पूरी आज़ादी मिले। मतलब सरकार एक न्यूट्रल अंपायर की तरह है। और यहीं पर भारतीय मॉडल की खासियत सामने आती है। देखिए, एक तरफ फ्रांस जैसे देश हैं जो धर्म और राज्य के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी करते हैं, लेकिन भारत सिद्धांतिक दूरी अपनाता है। इसका मतलब ये है कि वैसे तो सरकार धर्म से दूर रहती है, लेकिन अगर समाज में किसी सुधार की जरूरत पड़े तो वो दखल भी दे सकती है, जैसा हमने छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए देखा। यही वो लचीलापन है जो भारतीय सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल उठता है कि ये जो अनोखा लचीलापन है और धर्म की आज़ादी की गारंटी है, ये हमें मिलती कहाँ से है? इसका जवाब है हमारा संविधान। तो चलिए उन आर्टिकल्स पर नजर डालते हैं जो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की नींव हैं। ये 4 अनुच्छेद आप कह सकते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की रीढ़ की हड्डी हैं। आर्टिकल 25 हर एक व्यक्ति को आज़ादी देता है। आर्टिकल 26 धार्मिक समूहों को अपने मामले मैनेज करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 27 सरकार को किसी एक धर्म पर जनता का पैसा खर्च करने से रोकता है। और आर्टिकल 28 सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। सोचिए, ये चारों मिलकर हर लेवल पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और संस्थागत धार्मिक आज़ादी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन इन सारी गारंटियों के बावजूद भारत में एक ऐसा दौर भी आया जब संविधान के ही एक प्रावधान का इस्तेमाल राज्यों की चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए होने लगा। ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था और इसे ही हम आर्टिकल 356 के संकट के नाम से जानते हैं। और देखिए विडंबना कितनी बड़ी है। खुद संविधान बनाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये उम्मीद की थी कि आर्टिकल 356 जो केंद्र सरकार को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति देता है, वो एक डेड लेटर बनकर रह जाएगा। मतलब इसका इस्तेमाल शायद ही कभी करना पड़े। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। 90 से भी ज्यादा बार। जी हाँ, एसआर बॉम्बई केस के फैसले से पहले आर्टिकल 356 का इतनी बार इस्तेमाल हुआ और अक्सर राजनीतिक वजहों से हुआ कि ये हमारे संविधान का सबसे विवादित हिस्सा बन गया था। तो प्रॉब्लम बिल्कुल साफ थी। केंद्र में जो भी सरकार होती थी वो इस आर्टिकल को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी ताकि विपक्ष की राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जा सके। ये तो लोकतंत्र और फेडरलिज्म दोनों पर सीधा हमला था और इसी माहौल में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। और फिर आया साल 1994 और एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। ये कहानी शुरू हुई थी 1989 में, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बॉम्बई की सरकार को अचानक बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा। मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, एक के बाद एक कई सरकारें गिराई गई। इन सभी मामलों को एक साथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने सुना और 1994 में अपना लैंडमार्क जजमेंट दिया। इस फैसले का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसने राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र सरकार की मनमानी शक्तियों पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया। कोर्ट ने भविष्य के लिए कुछ बहुत ही साफ और सख्त नियम बना दिए।
कोर्ट ने 4 सुनहरे नियम दिए जो आर्टिकल 356 के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक लक्ष्मण रेखा बन गए। पहला, सरकार का बहुमत है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के फ्लोर पर होगा, राजभवन में नहीं। दूसरा, राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तीसरा, जब तक संसद मंजूरी ना दे विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। और चौथा, अगर फैसला गलत पाया गया तो कोर्ट बर्खास्त सरकार को वापस बहाल कर सकती है। ये नियम लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक मजबूत ढाल हैं। लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ राष्ट्रपति शासन तक ही नहीं रुका। इसने एक और बहुत बड़ा काम किया। इसने भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म की जगह को एक ऐसा मजबूत स्तंभ बना दिया जिसे हिलाया नहीं जा सकता। ये लाइनें इस फैसले की आत्मा है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सेक्युलरिज्म सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं बल्कि संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये संविधान की वो नींव है जिसे संसद भी किसी संशोधन से बदल या हटा नहीं सकती। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई राज्य सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है तो उसे भी असंवैधानिक माना जाएगा और आर्टिकल 356 के तहत उसे बर्खास्त किया जा सकता है। मतलब बोम्मई केस ने सेक्युलरिज्म को सिर्फ एक आदर्श से उठाकर एक कानूनी ताकत बना दिया। तो एक नज़र में देखें तो एसआर बोम्मई केस ने हमारे लोकतंत्र के 4 पिलर्स को मजबूत किया: सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू और विधानसभा की सर्वोच्चता। ये फैसला आज भी केंद्र और राज्यों के रिश्तों के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। और अब हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। बोम्मई फैसले ने कानूनी तौर पर तो एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, लेकिन क्या आज असल में, जमीनी हकीकत में, राजनीति और धर्म के बीच की वो रेखा उतनी ही साफ है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको भारत के नागरिक के तौर पर लगातार खोजना होगा। इस पर सोचिएगा ज़रूर।